नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ या वैदिकोत्तर साहित्य के विषय में। पिछले वीडियोस में हमने देखा वैदिक साहित्य, जिसमें कि हमने चारों वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक और उपनिषदों के विषय में बात की थी। आज हम देखने वाले हैं वैदिकोत्तर साहित्य। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वैदिकोत्तर साहित्य में जो वेदांग है, वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग उपवेदों को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेदांग। तो वेदांग क्या होते हैं या वेदांगों की रचना क्यों की गई है। तो देखिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है ना। और जितने भी वेदांग हैं, ये 6 वेदांग हैं जो संख्या में, ये सभी गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो हम इन 6 वेदांगों को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला वेदांग जो कि शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा शास्त्र वैदिक स्वरों को या वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। मतलब शिक्षा शास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो वैदिक स्वर हैं उनका सही ढंग से उच्चारण किया जा सके, या उनके सही ढंग से उच्चारण करने के लिए किसकी रचना की गई है? शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, तो इसका जो शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है उसका नाम है गायलम। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम क्या है? गायलम। जिसका प्रवर्तक या गायलम के जो प्रवर्तक हैं वे कौन है? वामज्य ऋषि। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र का जो ग्रंथ है उसका नाम है गायलम, और गायलम का प्रवर्तन किसने किया है? वामज्य ऋषि द्वारा। अगला जो वेदांग है हमारा वो है कल्प शास्त्र। तो कल्प शास्त्र का अर्थ होता है कर्मकांड या विधि नियम। मतलब कोई भी जो कर्मकांड करने का, या किसी वेद को पढ़ने का, या किसी हवन को करने का, या यज्ञ को करने का जो विधि है या जो विधि नियम है, वो क्या कहलाता है? कर्मकांड। कल्प का अर्थ क्या है? कर्मकांड या विधि नियम। ठीक है, तो सूत्र में लिखे गए विधि नियम ही क्या कहलाते हैं? कल्प शास्त्र, है ना। तो जो कल्प शास्त्र है या कल्प है, ये 3 भाग हैं इसके। कौन कौन से? या कल्प शास्त्र 3 भाग हैं। कौन कौन से? श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो जो श्रोत सूत्र है इसमें क्या यज्ञ संबंधी जानकारियां दी गई हैं। जो कल्प के 3 भाग हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र के अंदर जो विषय वस्तु है वे क्या है? यज्ञ संबंधी जानकारियां। आप लोगों ने सुना होगा शुल्व सूत्र। जो शुल्व सूत्र है ये भी श्रोत सूत्र का भाग है। जो शुल्व सूत्र रेखा गणित का जो प्रारंभ माना जाता है वो शुल्व सूत्र से माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुल्व सूत्र के अंदर जो यज्ञ वेदियां बनती हैं उनका जो आकार होगा या जो उनकी नाप होगी वो कहाँ पर दी गई थी? शुल्व सूत्र के अंदर। या उनका डायमेंशन जो है वो क्या होना है, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमको? शुल्व सूत्र में मिलती है। शुल्व सूत्र श्रोत सूत्र का ही एक अंग है। ठीक है, इसके बाद कल्प का दूसरा अंग कौन सा है? ग्रह सूत्र। तो ग्रह सूत्र का जो विषय वस्तु है वो क्या है? ग्रह सूत्र के अंतर्गत जो ग्राहिक कर्मकांड एवं यज्ञों का उल्लेख किया गया है। ग्रह सूत्र में क्या उल्लेख है? जो घरों के अंदर जो कर्मकांड किए जाने हैं वो किस विधि से किए जाएंगे, या घरों के अंदर जो हवन या यज्ञ होना है वे किस विधि से किए जाने हैं, उसके विषय में जानकारी दी गई है। तीसरा है इसका धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में राजनीतिक, समाज और धार्मिक कर्तव्यों के विषय में जानकारी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वेदांग जो कि है व्याकरण।
तो व्याकरण में या व्याकरण का जो कार्य है वे भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को क्या करती है, एक वैज्ञानिक शैली या उसके बोलने का जो सही तरीका होता है उसको प्रदान करने का कार्य कौन करता है, व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण की विषय वस्तु क्या है, भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है ना। पतंजलि ने भी व्याकरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, कौन सा, महाभाष्य। और कात्यायन ने भी व्याकरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वार्तिक। ठीक है, तो व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी। इसके साथ में पतंजलि ने भी व्याकरण पर एक ग्रंथ लिखा है, क्या नाम है उसका, महाभाष्य। और कात्यायन ने भी एक ग्रंथ लिखा है व्याकरण पर, वो है वार्तिक। ठीक है, अब जो तीनों ऋषि हैं आपके पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों ऋषियों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, मुनि त्रय। ठीक है, तो मुनि त्रय किसे कहा जाता है, मुनि त्रय पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को कहा जाता है। ठीक है, तो अगले वेदांग की बात करते हैं जो कि चौथा वेदांग है, निरुक्त। ठीक है, तो निरुक्त जो शास्त्र है वो एक व्युत्पत्ति शास्त्र है। निरुक्त में बताया गया है जो वैदिक शब्द हैं इनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो उसकी विषय वस्तु क्या है, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है किसमें, निरुक्त के अंतर्गत। ठीक है, तो व्युत्पत्ति शास्त्र है ये, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति इसमें बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, या फिर हम पहले बात कर लें कि पहले आचार्य, निरुक्त के पहले आचार्य कौन थे, आचार्य कश्यप। निरुक्त के पहले आचार्य कौन थे, आचार्य कश्यप ऋषि, जिनकी रचना थी निघटु। ठीक है, कश्यप ऋषि की रचना थी निघटु, परंतु ये रचना प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो कि निरुक्त के पहले ऋषि थे कश्यप। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त का कौन सा है, यास्क द्वारा रचित निरुक्त। ठीक है, तो निरुक्त का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, यास्क द्वारा रचित निरुक्त। ठीक है, छठवां वेदांग देख लेते हैं हम लोग। छठवां वेदांग जो है वो आपका छंद है। तो पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई है। किसको, पद्य शैली में जो चीज लिखी गई हैं उनको चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, चार या चतुर्पद चक्र भी इसको कहा जाता है छंद को। ठीक है, पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र छंद का प्राचीनतम ग्रंथ है। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र छंद का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद आपका छठवां वेदांग है ज्योतिष। तो ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। मतलब ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी करना किसका कार्य है, ज्योतिष का कार्य है। इसका ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, लगध मुनि द्वारा लिखित वेदांग ज्योतिष। तो ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष। इसके अन्य ग्रंथ हैं गार्गी संहिता, बृहद संहिता, नारद संहिता। इन तीनों ही ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है, ज्योतिष है। ठीक है, इसी के साथ में पिंगल ने जो आपके वेदांगों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनको वेदों के अंग के रूप में डिफाइन किया गया। 6 अंगों को, वेदांग के 6 अंगों को पिंगल ने क्या बताया है, वेदों के 6 अंग। जैसे कि उन्होंने शिक्षा को नासिका अर्थात नाक,
कल्प को हाथ और व्याकरण को वेदों का मुख, निरुक्त को वेदों के कान और छंद को वेदों के पैर और ज्योतिष को वेदों के नेत्र के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे उपवेद। तो उपवेद वेदों से संबंधित हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है, या इसको ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। इसकी जो विषय वस्तु है वह चिकित्सा संबंधी ज्ञान। तो नाम से समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद में संभवतः चिकित्सा के विषय में ही बताया गया होगा या चिकित्सा का उल्लेख किया गया होगा। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। ठीक है, तो उपनिषदों में श्वेत केतु नाम के जो आचार्य हुए हैं उन्हें आयुर्वेद का आचार्य बताया गया है, या फिर उपनिषदों में श्वेत केतु जो है उनको आयुर्वेद के आचार्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, उपनिषदों श्वेत केतु के बाद के समय में और भी कई सारे आयुर्वेद के आचार्य हुए। वे कौन कौन से थे देख लेते हैं। जीवक, चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हुए हैं। किसके पश्चात? श्वेत केतु के पश्चात। ठीक है, मतलब श्वेत केतु सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक आचार्य हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं। उसके बाद के काल में जीवक, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि आचार्य हुए हैं आयुर्वेद के। ठीक है, तो गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसकी विषय वस्तु है, गंधर्ववेद की विषय वस्तु क्या है? संगीत कला से संबंधित है ये। इसी के साथ धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और धनुर्वेद की जो विषय वस्तु है, नाम से समझ में आ रहा है धनुर्वेद, तो जाहिर सी बात है इसकी विषय वस्तु क्या होगी? इसमें युद्ध कला के विषय में जानकारी दी गई होंगी। ठीक है, अगला वेद उपवेद है हमारा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है और शिल्प से संबंध है, तो जाहिर सी बात है इसकी विषय वस्तु क्या होगी? शिल्प कला से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। किसमें? शिल्पवेद में। तो आपको याद रखना है कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से और शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित उपवेद हैं। तो यहाँ पर हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं। अब हम देखेंगे वैदिक समाज, उसकी राजनीतिक स्थिति। ठीक है, उसका जो व्यापार था या उसका जो कल्चर था वो किस प्रकार का था। तो आगे के वीडियोस में हम संपूर्ण वैदिक साहित्य को देखने वाले हैं और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।